जय हिंद साथियों। तो आज एक बार फिर से हम लोग मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो पेपर 1 में ज़्यादा जो है ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, पेपर 2 में भी। तो आइए देखते हैं कि कौन सा रिपीटेड क्वेश्चंस है जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। बोल रहा है दोस्तों कि 7/10 है। 7/10 है दोस्तों। सात बटे दस है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से 7/10 प्लस 3/100 प्लस 9/100। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो ये कितने के बराबर है दोस्तों? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कितने के बराबर है। तो ये जो है दोस्तों बराबर हो जाएगा आपका 7/10 का मतलब 0.7 प्लस 3/100 का मतलब 0.03 और 9/100 का मतलब हो 9/1000 है सॉरी यहाँ पे। तो 9/100 का मतलब 0.009। ये हमने कैसे किया दोस्तों? तो देखिए, अगर एक जीरो है तो एक अंक पीछे दशमलव, 2 जीरो है तो 2 अंक पीछे दशमलव, और 3 जीरो है तो 3 अंक पीछे दशमलव। सपोज कीजिए कि यहाँ 9 है तो 3 अंक पीछे जाएंगे, यानी 2 जीरो अपने मन से लगाएंगे, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे। इस तरीके से होता है। अब इस तीनों को जो आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.739। ये देखिए, तीनों को ऐड करने के बाद ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। कैसे ऐड होगा ये भी आप देख लीजिए। तो ये देखिए 0.7, पॉइंट के सामने पॉइंट रखना ऐड करने के लिए। 0.03 0.03 और पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे 0.009। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव रख के इसको आप ऐड कर सकते हैं। दशमलव के सामने दशमलव रख देंगे तो 7, 3 और 9 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
आइए नेक्स्ट देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट में कि 12 मिलियन को 12,000 में जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो 12 मिलियन जो है दोस्तों, 1 मिलियन में सबसे पहले हमें पता करना होगा कि 1 मिलियन में होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। तो 10 लाख जब होता है दोस्तों 1 मिलियन में, तो 10 लाख को हम कैसे लिखते हैं? देखिए 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, कैसे? इक्यावन, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। तो 10 लाख हो गया, यानी 1 मिलियन होगा। अब इसमें क्या करना है कि 12,000 हमें जोड़ना है। क्या करना है? हमें 12,000 जोड़ना है। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या करेंगे हम? 12,000 जोड़ेंगे। तो इसमें जोड़ देते हैं, इक्यावन, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हो गया 1 मिलियन। और इसमें 12,000 हम जोड़ देंगे, तो 12,000 जोड़ना है। तो 12,000 ये हो गया। देखिए 12,000 हो गया। इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? देखिए 0 0 0 2 1 0 1, यानी कि 101 2,000। तो देखिए कहाँ पे है? अच्छा सॉरी, 12 मिलियन है, 1 मिलियन नहीं है। सॉरी 10 मिलियन नहीं है, 1 मिलियन नहीं है, 12 मिलियन है। तो 12 मिलियन के लिए दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे। 1 मिलियन के लिए 10 लाख, तो 12 मिलियन के लिए 12 गुना 10, 120 लाख हो गए। इक्यावन, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 0 और आ जाएगा इस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट में है कि 12 मिलियन को जो है 12,000 में जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा। तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। तो 12 मिलियन में 12 गुना 10 लाख, ठीक है। तो 12 गुना 10 लाख, यानी 12 पे जो है 6 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6, कितना होगा? इक्यावन, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया हो गया, ठीक है। 12 से हम गुणा कर दिए इसमें। अब देखिए इसमें 12,000 और जोड़ना है। तो 12,000 जो है और हमने जोड़ दिया, ठीक है। 12,000 जोड़ते थे, 0 0 0 2 1 0 और 1 और ये 2, ठीक है। तो 120 12,000 कहाँ पे है? 120 12,000, तो ऑप्शन नंबर ए में है 120 12,000, ठीक है। ये ज़्यादा है, ये नहीं होगा, ठीक है। 120 12,000 इससे ज़्यादा है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया क्या दोस्तों? ऐड करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 12 मिलियन में 12 गुना 10, 12 गुना 10 को आप गुना करोगे तो 120 लाख के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख के बराबर हो जाएगा। फिर उसमें 12,000 आप ऐड कर दोगे, आपका हो जाएगा आंसर तैयार। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दो पूर्णांकों को योग -4 और उसका गुणनफल -21 है, तो उनमें से बड़ा पूर्णांक क्या है, ठीक है। तो दो पूर्णांकों का जो योग है दोस्तों वो क्या है? -4 है, ठीक है। यानी कि दो पूर्णांक क्या हो सकता है? x और कोई y संख्या जिसका योग क्या है? -4 है। और उसका क्या है, क्या बोल रहा है? उसका गुणनफल क्या है? यानी x और गुना y का क्या है? गुणनफल -21 है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे x के कितना -4 है और 21 है, ठीक है। तो देखिए 7 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। 7 और 3 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर -7 और y का वैल्यू +3 ले लेते हैं, तो 7 या 21। तो यहाँ देखिए 7 गुना 3, तो 7 या 21 माइनस में हो रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर जोड़ते हैं हम, तो -7 और +3 -4 हो रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है? 7 है। x का वैल्यू क्या है? 7 है और y का वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि सबसे धन पूर्णांक क्या है, तो प्लस वाला क्या है, बड़ा पूर्णांक 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 जो है माइनस में इसलिए छोटा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप इक्वेशन विधि से भी सोल्व कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप सिंपल मेथड से इसे बना सकते थे। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि यह गणित को एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की समस्या, या गणित का एनसीईआरटी का पाठ्य पुस्तक क्या है कि एक प्रयोगशाला में एक प्रयोग में बैक्टीरियाओं की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। ठीक है, एक प्रयोगशाला है जिसमें क्या है कि एक बैक्टीरिया है जो 1 घंटे में 2.5% बढ़ रहा है। अगर आरंभ में बैक्टीरियाओं की संख्या क्या है कि 5 लाख और 6,000 है, तो 2 घंटे बाद इसकी संख्या क्या होगी। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन है। तो इस समस्या की मदद से शिक्षक निम्न में से कौन सा मूल्य सिखाना चाहते हैं, यानी बच्चों को ये इसमें से क्या चीज़ जो है टीचर सिखाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तो बढ़ रहा है, एक क्या है बैक्टीरिया क्या है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितने से 2.5% से। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि देखिए 1 घंटे में बढ़ रहा है। ठीक है, तो आरंभ में बैक्टीरिया की संख्या अगर इतना है तो 2 घंटे बाद कितना होगा। तो इसमें क्या एक्चुअली सिखाना चाह रहा है, तो हम जो है बच्चों को जो है बैक्टीरिया हमेशा बढ़ता है, कभी ख़त्म नहीं होता, ये सिखाना चाह रहे हैं, या जीवन के हर क्षेत्र में गणित की आवश्यकता है, ये सिखाना चाह रहे हैं, या क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं इसलिए बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय जल्दी ढूंढना चाहिए। तो बच्चे को हम ये जो है बी नंबर ऑप्शन सिखा रहे हैं, क्या कि जीवन के हर क्षेत्र में गणित की क्या है आवश्यकता है। यानी कि देखिए यहाँ पे हम तो प्रयोगशाला कर रहे हैं, प्रयोग में देख रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि बायोलॉजी हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ भी हमें क्या है कि कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ रही है, कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ रही है, गणितीय गणना की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि हमें गणित का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए बायोलॉजी पढ़ने के दौरान भी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के दौरान भी। तो हम क्या यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कि जीवन के हर क्षेत्र में गणित की क्या है थोड़ा बहुत आवश्यकता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कि बीजगणित की एक कक्षा जो है 7 के विद्यार्थी द्वारा सामान्य रूप से की गई गलतियां हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, बीजगणित का क्लास है। ठीक है, बीजगणित के क्लास में बच्चे क्या कर रहा है कि 1:2x - 1 x के बराबर है। ठीक है, और प्रकार 2 में है कि जब x = 5 है तब 2x का मान बच्चे क्या कर रहा है 25 लिख रहा है। ठीक है, 25 क्या कर रहा है लिख रहा है। तो है, और प्रकार 3 में क्या है दोस्तों कि x + y का होल स्क्वायर में बच्चे क्या कर रहा है x² और y² को सीधा जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी को किस तरह का प्रॉब्लम है या क्या समझने में दिक्कत है बच्चों को। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है प्रकार 1 में क्या कर रहा है 2x और -1 में से क्या कर रहा है घटा के जो है बच्चे इसको x के बराबर कर दे रहा है। यानी कि यहाँ जो 1 है इसको x समझ ले रखा है, वो समझ रखा है कि 2 में से सीधा हम x को माइनस कर लेंगे। उसने क्या किया x लिख दिया। फिर क्या गलती किया कि जब x = 5 है दोस्तों, तो उसने क्या किया 2x का मान जब निकालना चाह रहा था तो उसको क्या किया वो 5 × 5 कर दिया, जबकि 10 होना चाहिए था। ठीक है, और तीसरा गलती क्या किया कि अगर x + y का होल स्क्वायर का उसको मान पूछ रहा है तो उन्होंने क्या किया इस दोनों को स्क्वायर कर दिया, यानी x² कर दिया और y² कर दिया। तो इस तरह का गलती बच्चे कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो बच्चे को जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो है नॉलेज नहीं है, यानी कि बच्चे जो है बीजगणित की गणना करने में सक्षम नहीं है, यानी कि जो उसका ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो स्तर है दोस्तों 5, वो इसको समझ की कमी है। ठीक है, 5 स्टेप्स है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा एक चित्र एक्चुअली छोटा है थोड़ा सा, इसको हम लोग जूम भी नहीं हो पा रहा है, इसको कैसे करें, चलिए कोई नहीं इसको देख लेते हैं। एक सीधी रेखा ऐसे, फिर एक ऐसे है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, और ये है y। ठीक है, ये y है, और इधर है 80 और इधर है 60 शायद। ठीक है, कोई नहीं देख लेते हैं, ये 60 है और ये वाला 80 है। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछ रहा है, ये C है बीच में, तो इसमें से क्या पूछ रहा है कि BCD रेखा खंड है तो y का मान निकालिए। ठीक है, ये y का मान बोल रहा है निकालने के लिए दोस्तों। देखिए ये 90 है,
ठीक है। y का मान कब निकलेगा, जब ये वाला निकल जाएगा। तो त्रिभुज का नियम हम लगा देंगे a + b + c = 180 डिग्री। तो ये अगर निकल गया ये एंगल, तो y का भी मान निकल जाएगा, यानी कि ये एंगल भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, ये 60 है और ये 80 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 8 से 14 140 हो गया। 180 में से 140 चला गया तो बच गया 40 डिग्री। तो ये 40 है दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाएगा 40, ये 40, तो ये भी 40, ठीक है। अब देखिए y का मान निकालिए, तो y का मान हो जाएगा त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में 40 + 90 और प्लस y = 180 डिग्री, ठीक है। ये y डिग्री एंगल है, तो इसको अभी देखिए y का मान यहाँ से निकल जाएगा 130, इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिभुज का नियम लगाना है। त्रिभुज का कौन सा नियम है, एंगल का रूल है त्रिभुज का, वो क्या है, वो त्रिभुज का रूल है, यहाँ पे देखिएगा एक, कि त्रिभुज कोई ट्रायंगल है दोस्तों, कोई भी ट्रायंगल है, तो अगर ए है, बी है और सी है, ठीक है, एंगल ए बी और सी है इस तरीके से, तो एंगल जो है ना, कोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये कोण बी और कोण सी जो है दोस्तों, वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री, यानी तीनों कोनों को जोड़ने के बाद 180 ही आना चाहिए, ना उससे कम ना ज़्यादा, ये नियम होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, ठीक है। तो पहले बेलन हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग जो है दोस्तों बेलन बना लेते हैं। बेलन बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक बेलन बना लिया। अब क्या कर रहा है कि परिधि क्या है इसका, 132 है। बेलन का परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr ही होता है, कि वृत्त की परिधि ही बेलन की परिधि होता है। तो 2πr = दिया है 132, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसकी ऊंचाई जो है आपको 25 दिया होगा, ठीक है। तो बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा, यानी कि इसका आयतन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आयतन कैसे निकालिएगा, तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले r निकाल लेते हैं। तो 2 × 22/7 गुना r, परिधि ये दिया हुआ है ना, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 132 हो गया, ठीक है। तो ये 7 जो है, इस 2 से इसको आधा कर लेते हैं, तो 116 हो जाएगा ये, ठीक है, 116 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा जगह क्लियर करते हैं हम लोग। तो अभी क्या क्या बचा है, यानी कि 22r = 116 × 7 हो गया, ठीक है, याद रखिएगा 22r = 116 × 7। तो 22r = 116 और गुना 7 है, ठीक है। तो r बराबर कितना हो गया, इसका आधा 11 और इसका आधा 108, ठीक है। तो भाई r बराबर हो गया 108 × 7/11, ठीक है, ये हो गया r का वैल्यू। तो अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बराबर होता है πr² और h, ठीक है। तो 22/7 गुना r², देखिए r तो बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, तो 108/11 गुना 7, फिर 108/11 गुना 7 और फिर h जो है 25। अभी सबको सिंप्लीफाई करके आप आंसर सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा कितना पानी, कितना वॉल्यूम जो है इसका निकल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, इससे पहले हम लोग देखे थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी रिपीट हो गया। ये नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वो सारा रिपीट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि किसी ठोस घन का, घन है, घन और घनाभ हम लोगों ने देखा था ना, तो ये घन है। घन में क्या होता है, सारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मतलब किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 24 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसमें कितने वर्ग से मिलके ये बनता है, तो 1 2 3 4 और 5 6 वर्ग से मिलके बनता है। कैसे, 6 प्लेट से मिलके ये एक घन बनता है। 6 प्लेट कैसे, यहाँ पे देखिएगा,
एक प्लेट तो इधर आ गया, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ऐसे छाप के दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखिए एक प्लेट ये हो गया, फिर दूसरा प्लेट दोस्तों ये हो गया, 2 प्लेट हो गया इधर। अब देखिए 2 प्लेट होने के बाद देखिए एक ये यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, हम कलर चेंज करके आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। शायद इसमें कलर चेंज होगा कि नहीं, कोई नहीं। देखिए 1 नंबर फेस ये हो गया, इसके ऑपोजिट में ये 2 नंबर हो गया, फिर 3 नंबर ऊपर वाला, 4 नंबर नीचे वाला, फिर ये इस साइड वाला 1 5 और फिर इस साइड वाला 1, उसके ऑपोजिट में 6, तो 6 फेस होता है। तो 6a² होता है आप किसी घन का जो है क्षेत्रफल, ठीक है। तो 6a² = 24 दिया हुआ है, तो a² = 4 हो जाएगा, 6 चौके 24, ये 4 हो गया, तो a = 2 हो गया। तो a = 2 हो गया, तो इसका जो है दोस्तों आयतन आप तो निकाल ही सकते हैं। अब a = 2 हो गया, तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा L × B और × H होता है, जहाँ कि LVH बराबर है सारा, ठीक है। और जब घन होता है तो L = B होता है, = H होता है, यानी सारा बराबर होता है, ठीक है। तो 2 × 2 और × 2, ठीक है। तो 8 cm³, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, ये क्वेश्चन शायद हम लोग किए हैं, लेकिन एक बार और इसको देख लेते हैं कि देखिए ये जो है आपका ये है, इसको इस रूप में हमें लिखना है, इस रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 8 × 8 के बाद देखिए कितना जीरो है, 2 2 4 1 5, तो यानी इसको लिख सकते हैं 10⁵ फिर 6 × 6 के बाद देखिए कितना जीरो है, 2 अंक है, तो 2 0 10 पे 2 0 हो जाएगा, या 10 के पावर 2 आप लिख सकते हैं। फिर उसी तरीके से 7 × देखिए 7 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 10 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस रूप में हम लोग लिख लिया। अब क्या करना है, हम कंपेयर करना है। तो कंपेयर जब करेंगे तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, और इसको जो है दोस्तों इसके साथ कंपेयर करेंगे, और इसको जो है दोस्तों ये इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। 7 × 10⁻Z के साथ कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो x है ये 5 के बराबर है, ये जो y है वो 2 के बराबर है, और ये जो z है वो क्या है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो तीनों को अगर हम जोड़ दिए, यहाँ जोड़ मांग रहा है x + y + z, तो 5 2 7 और 1 8, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इसे कंपेयर करके कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि व्यंजक 1 - p² - 2p + q² का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो इसको जो है गुणनखंड निकालना पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे करते हैं, q² - p² कर लेते हैं, और -2p और -2p, या इसको ऐसे करते हैं दोस्तों, इसको देखिए इसको ऐसे करते हैं दोस्तों कि अरेंज कर लेते हैं, q² - 2q और +1 में, फिर -p² में, ठीक है। अब देखिए ये तीनों को देखने के बाद एक ये पता चल रहा है कि a² - 2ab और +b² का रूप है ये, तो इसको लिख सकते हैं q - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको करने के बाद तोड़ेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा आपको, a² - 2ab और +b²। फिर देखिए यहाँ पे माइनस में p² बचा है, इसको ऐसे रहने देंगे। अब देखिए ये दोनों में फार्मूला दोबारा लगा देंगे, a² - b² का। तो a² - b² का फार्मूला क्या आता है, a + b × a - b, यानी कि q - 1 + p, a + b हो गया, और a - b, यानी कि q - 1 a है, और b क्या हो गया, माइनस में p, b क्या है, p है, तो ये हो गया। तो देखिए कहाँ पे है ये आंसर, आप इसे ढूंढ सकते हैं। तो q - 1 + p कहाँ है, q
-1 प्लस पी क्यू -1 प्लस पी ये हो गया और क्यू -p-1 ये हो गया। तो यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू प्लस p-1, बात तो बराबर ही है ना। तो यहाँ पे देखिए सेम सेम है, ये ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट में है कि एक बास्केट में सेबों की संख्या तथा संतरों की संख्या से अनुपात 1:4 है, ठीक है। सेब और संतरा यानी कि एप्पल और ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज का जो रेशियो है 1:4 है। और दूसरा क्या है, बोल रहा है कि नींबू, संतरों और नींबू, ठीक है। तो ऑरेंज और लेमन, ठीक है, इसका रेशियो क्या दिया है, 5:2 दिया है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ। तो क्या पूछ रहा है कि सेबों की संख्या तथा नींबुओं की संख्या पूछ रहा है, यानी कि एप्पल और एल का रेशियो हमें पूछ रहा है। देखिए इस जो ये ऊपर ये दिया हुआ दोस्तों, इसको किस तरीके से हम अरेंज करें ताकि A/L आ जाए, यानी कि A/O को और O/L को एक साथ हम किस तरीके से अरेंज करें कि ये A/L आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि A/O को और O/L को अगर हम गुना कर देते हैं तो O कट जाएगा। देखिए O और O, ये O और ये O कट जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको देखिए, घेरे वाले को देखिए, यहाँ पे A/O और O/L को देखिए, अगर गुणा कर देते हैं A/O को O/L से तो नीचे वाला O और ऊपर वाला O कट जाएगा, तो A/L बच जाएगा। तो हमें A/L का ही तो मान चाहिए, तो गुना कर देते हैं। यानी कि इसका वैल्यू क्या है 1/4 और इसका वैल्यू क्या है 5/2, इसको गुना कर देते हैं। तो 1/4 गुना 5/2 यानी कि 5/10 हो गया, ठीक है। 5 क्या हो गया दोस्तों, 10, यानी 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। 5/10 का मतलब 1/2, ठीक है। 5/10 का मतलब 1/2, 5/10 है ना, तो 5 दूनी 10 यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि P का वैल्यू जो है 1000 दिया है और Q का वैल्यू जो है 0.01 दिया है, तो निम्न में से कौन सा मान सबसे बड़ा होगा। तो देख लेते हैं P + Q करके। तो P + Q अगर करेंगे तो 1000 प्लस 0.01, तो ये क्या हो गया 1000.01 हो गया ये, ठीक है। P - Q करेंगे तो 0.01 अगर हम घटाते हैं तो 999.99 आ जाएगा, ठीक है, घटाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद गुना करेंगे तो ये आ जाएगा P × Q। अगर हम गुणा करते हैं दोस्तों तो यहाँ देखिए हम गुना का ट्रिक एक लगा लेते हैं, 1000 गुना 0.01 यानी पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट जब हटाएंगे दोस्तों तो ये 100 आ जाएगा नीचे। ये मूव नहीं कर रहे हैं यहाँ से, कोई नहीं, 100 आ जाएगा नीचे, तो ये 2 0 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा टोटल आपका 10, ठीक है। अब P/Q अगर करते हैं यानी कि 1000 भागा 0.01 करते हैं, 0.01 करते हैं, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 0 आ जाएगा, तो यानी कि ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 × 100, ठीक है। 1000 × 100 यानी 1 लाख हो जाएगा P/Q का वैल्यू, ठीक है। तो P/Q सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो P/Q को क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। P/Q कैसे आंसर हुआ यहाँ पे एक बार और हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि जैसे ये P/Q है तो इसको हमने क्या किया, P का वैल्यू 1000 है और Q का वैल्यू है 0.01, ठीक है। इसको हमने क्या किया, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर गुना करना पड़ता है उतने जीरो से, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 से गुना कर दिए, ठीक है। तब देखिए 1000 और 100 कितना हो गया, 1 लाख हो गया, 1 पे 5 0 हो गया, जो कि सबसे बड़ा हो जाएगा आपके इन सभी में से, ठीक है। इसीलिए आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जो है 24 है। इन संख्याओं का सबसे छोटा संभावित योग क्या हो सकता है, ठीक है। 2 संख्याओं का जो है गुणनफल 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 24 को फैक्टराइज कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो फिर 6, फिर 2 से करेंगे तो फिर 3, ठीक है। 2 3 6। तो यहाँ पे देखिए
छोटी से छोटी संख्या जो जिसका गुणनफल जो है क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। देखिए 3 दूना 6 और ये 6 चौके 24, यानी कि ऐसे भी पॉसिबल है कि 6 गुना हम 4 करें तो 24 हो जाए। लेकिन ये अगर इसको हम जोड़ते हैं दोस्तों 6 4 को, देखिए 10, ये बड़ी संख्या हो जाता है। उसके बाद देखिए अगर हम ये 8 करते हैं और फिर 3 करते हैं तो 8 और गुना 3, 8 3 24 ये भी होता है, लेकिन अगर ऐड करते हैं तो ये 11 हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम 3 दूना 6 दूना 12 गुना 2 करते हैं, 12 और गुना 2 करते हैं दोस्तों तो भी 24 होता है, लेकिन अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये 14 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी पॉसिबल संख्या क्या है, सबसे छोटी पॉसिबल संख्या ये है 6 गुना 4, क्योंकि 6 गुना 4 तो 24 हो जा रहा है, लेकिन ऐड करके हमें 10 ही आ रहा है, तो ये छोटा संख्या ये है 10 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर प्लस इतना बराबर है। ठीक, तो इसको किस तरीके से कीजिएगा, तो इसका तो फार्मूला लगाना पड़ेगा फिर आपको। कोई नहीं, यहाँ करते हैं तो n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो कर लेते हैं। माइनस का साइन लगाते जाएंगे साथ में। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे क्योंकि माइनस सब में लगा हुआ है। तो माइनस a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2n और फिर हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4n हो जाएगा यहाँ पे, 4n और प्लस 4। ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ प्लस दिया हुआ देखिए, तो n स्क्वायर प्लस 3 दूना 6n और प्लस 9, ये हो गया आपका सोल्व कर लिए। प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा, देखिए तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया और ये n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कट गया, तो बच क्या गया माइनस 2n और माइनस 4n माइनस 6n और ये 6n प्लस वाला और ये दोनों मिलके कट गया। ठीक है, बच गया क्या, 1 बच गया इधर, 4 बच गया इधर और 9 बच गया इधर, तो 9 1 10 और 4 14 आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो कुछ हम लोग गलत करते हैं, गलत कर रहे हैं शायद माइनस प्लस में। देखिएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों, ये 1 भी माइनस में आ जाएगा ना, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके, और ये भी माइनस में आ जाएगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो माइनस में क्या हो गया, 1 और 4 माइनस में हो गया और 9 जो है प्लस में हो गया, तो 4 1 5 माइनस में 9 प्लस में, यानी कि 5 माइनस में और 9 प्लस में, तो 5 और 4 9, 4 बच गया आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा था, भूल गया था लिखना, ये गलती मिस्टेक हो गया था, उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने गलती कहाँ किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए गलती हमने कहाँ किया था, हमने देखो यहाँ जो +1 लिखे हैं ना दोस्तों, ये प्लस नहीं होगा, एक्चुअली में माइनस होगा ये। ठीक है, यहाँ पे जो +4 लिखें, ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा, कि हमें माइनस के साथ ये वाला जो माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है सबको, तो यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि किसी बहुफलक के 6 फलक और 8 शीर्ष है, तो इस बहुफलक के किनारों की संख्या बताइए। तो देखिए एक यूलर फार्मूला होता है दोस्तों, एफ, इसको याद रख लीजिएगा, प्लस भी और माइनस ई बराबर होता है 2 के बराबर। ठीक है, इसको कैसे आप याद रख सकते, कोई ट्रिक बना लीजिएगा इसको याद रखने के लिए। एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल टू थ्रू, इसे यूलर फार्मूला बोलते हैं, यूलर का फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, ये इस एक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है इससे, तो देखिए यहाँ पे फलक का मतलब हो गया फेस। ठीक है, फलक का मतलब फेस, तो 6 दिया हुआ है। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष किसको बोलते हैं, वर्टेक्स को बोलते हैं, तो 6 जो है यहाँ पे 8 जो है ये दिया हुआ है, और किनारा जो है एज का मतलब किनारा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको जो है 2 के बराबर हो गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 से 14 में से 2 गया 12। ठीक है, ई जो है इस साइड आ गया, 2 इस साइड आ गया, तो हो गया 8 से 14 12, तो ये 12 जो है आपका ऑप्शन हो गया। हिंदी में अगर इसे याद रखना चाहते हैं फार्मूला को, तो हिंदी में भी देखिए, बता देता हूँ आपको, हिंदी में भी देखिए, हिंदी में क्या, फलक प्लस शीर्ष
माइनस किनारा, ठीक है, किनारा बराबर 2 के होता है, ठीक है। इसको आप फसौ की ऐसे रख सकते हैं याद, फसौ की, ठीक है, फ प्लस सौ माइनस की इक्वल टू 2, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट है दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है आपके एग्ज़ाम में कि यहाँ पे देखिए कि 8210 को हमें लिखना है, इस रूप में लिखना है, ठीक है। तो तब x का मान जो है आपको बताना। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं इसको 8210 को इस फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी कंपेयर कर पाएंगे। तो 82 और 10 है ना, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा दिए बीच में। तो कितने अंक के बाद पॉइंट लगाया दोस्तों, हमने कितने अंक के बाद पॉइंट आपने लगाया है, ये आप देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 3 अंक के बाद लगाया ना पॉइंट, तो 3 अंक के बाद लगाए, तो यानी कि 10 के पावर कितना हो गया, 10 के पावर कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, ठीक है। 10 के पावर 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैसे किया हमने, ऐसे देखिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। 8210 को इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो 8210 गुना हम क्या किए, 10 के पावर 1000 से हमने गुना किया, 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, 1000 से गुना कर दिए, बात बराबर है। अब 1000 से जब हम इसको भाग देंगे दोस्तों, तो दशमलव आएगा कहाँ पे, 3 अंक के बाद आ जाएगा दशमलव, और ये तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अभी करते हैं, देखिए 8.210 इंटू ऊपर वाला तो रहेगा ही, ये भाग देने में चला गया, तो 10 के पावर 3 हो गया, ठीक है। अब ये आपका इक्वेशन हो गया। अब देखिए ऊपर वाले से आप नीचे वाले को कंपेयर कीजिए, तो देखिए 8.21 और 8.210 दोनों बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 8.21 को हम लिख सकते हैं 8.210, ठीक है, दोनों एक ही है, फर्क नहीं है। तो 8.210 इंटू 10⁻³ यानी कि x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका एम क्या होना चाहिए कि हमें जो ये जो दिया हुआ है ना, इसको 8.21 में और 10 के पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी 8.21 आप ले आए तो आपका काम तमाम है, हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो शायद दिख नहीं रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा से। 3/10 है, उसके बाद है 9/20, उसके बाद है 12/25, उसके बाद है 27/50 और उसके बाद है 49/100। अब क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो इसको जो है सबसे पहले आप ना छोटी और बड़ी संख्या चुनना है। तो छोटी बड़ी संख्या चुनने के लिए क्या करना है कि जो नीचे 10 है, 20 है, 25 है, 50 और 100 है, सबको 100 में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे जल्दी हम पता कर सकते हैं। तो 10 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 10 नहीं करेंगे, इसमें 5 ही करेंगे, इंटू 5 करेंगे और इसमें भी 5 करेंगे, तो 20×5 = 100, ठीक है। फिर है 25 चौके 100, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसमें कुछ नहीं करना है, ये 100 है, तो सारे 100 में आ जाएगा। तो कैसे आएगा 100 में, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 30/10 है ना दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 300/100। फिर देखिए दोस्तों 9/20 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×5 = 45/100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12/25 है, 12/25 है, तो 25 चौके 100 होता है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता है, 48/100, ठीक है। उसके बाद देखिए 27/50 है, तो 27 दूना 54/100, 27/50 है ना,
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54/100 आ जाएगा। तो सारे के नीचे 100 आ रहा है ना। फिर एक लास्ट वाला क्या है 49/100। अब देखिए, अब सारे 100 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, जब नीचे वाला हर जो है सारा बराबर हो तो आपको छोटा बड़ा चुनना सबसे आसान होता है। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए, तो जो जितना, जब हर नीचे सबका बराबर हो तो जो जिसका अंश जितना बड़ा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो अंश सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है? तो अंश जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों 300 वाले का सबसे ज़्यादा बड़ा है। 30 में 3 में, अच्छा नहीं सॉरी 30 हो जाएगा, 300 नहीं होगा। तो फिर अंश किसका बड़ा हो जाएगा? 54। ये देखिए 54 वाला सबसे बड़ा होगा। तो 54 वाला सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? 30 वाला सबसे छोटा हो गया। 30 वाला सबसे छोटा होगा। जिसका अंश जितना छोटा वो उतना ही छोटा, क्योंकि हर तो सारे का बराबर है। तो अंश जिसका जितना बड़ा उतना बड़ा, हर जितना छोटा उतना वो उतना छोटा। तो इस दोनों में क्या पूछ रहा है कि योग पूछ रहा है। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे 30/100 और 54/100, तो 30/100 और 54/100, 30/100 और 54/100, ठीक है। तो सीधा सा बात है, आप इसको एलसीएम जोड़ लीजिए, भिन्न जोड़ कर लीजिए। तो कितना हो गया? 84/100, यानी कि 0.84 भाग दीजिएगा, 0.84 आ जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेन कंसेप्ट ये था कि आप जो है अंश हर को कैसे चुनिएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर को जो है, हर को क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। ऊपर नीचे कोई ऐसी संख्या हो जिससे हम मल्टीप्लाई करके सारे का हर बराबर कर लेंगे। जब एक बार हर बराबर हो गया तो फिर जो जितना अंश बड़ा वो उतना बड़ा, जो जिसका अंश जितना छोटा वो उतना छोटा, ठीक है। देखिए, एक पेडागोजी का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्सर बच्चों को कुसमायोजन की ओर ले जाता है, ठीक है। तो आध्यात्मिक परिपक्वता का अभाव, संवेगात्मक परिपक्वता का अभाव, या निरक्षर अभिभाव, या एकाएक कार्य करने का स्वभाव। तो कुसमायोजन का मतलब हो गया कि बच्चे में को जो है आप कुशल सही तरीके से जो आप उसे नहीं बता पा रहे हो, या बच्चे को सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये हो गया। तो क्या हम आध्यात्मिक परिपक्वता का अभाव होने से बच्चे कुसमायोजन की ओर जाता है, या संवेगात्मक परिपक्वता का अभाव के कारण जाता है, या माता पिता निरक्षर अभिभावक है इसलिए कुसमायोजन की ओर बच्चे चला जाता है, या फिर एकाएक कार्य करने का स्वभाव। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा एकाएक कार्य करने का स्वभाव। हम अचानक से जो है कोई भी काम अगर चालू कर देंगे ना एकाएक, सोचेंगे कि हम इसको और बढ़िया कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे बहुत कम समय में, अचानक से ही, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने दोस्तों देखा मैथ्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस जो है यहाँ पे आपको मिल सके मैथ्स का और ईवीएस का दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।